वेलकम टू ओनली आईएएस। आज है 10 सितंबर 2020। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स एमसीक्यूज और देख लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर 3 इन्फॉर्मेशन आपके सामने है जिसके बेसिस पर आपको एक नेशनल पार्क को चूज़ करना है। पहली इन्फॉर्मेशन ये है कि इसे 1985 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि दुनिया में जितने ग्रेट वन हॉर्न राइनोस पाए जाते हैं उनकी जो भी पॉपुलेशन है उसका 2/3 पॉपुलेशन ये नेशनल पार्क होस्ट करता है। और तीसरा स्टेटमेंट ये है कि नेशनल हाईवे 37 इसी नेशनल पार्क से होकर गुजरता है। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? कंचनजंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, ये आपके ऑप्शंस हैं। सही जवाब बताइए। अगर आपने अपना सही जवाब गिवन इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे चूज़ कर लिया हो तो मैं आपको बता दूं कि ये सारी इन्फॉर्मेशन इंडिकेट करती है काजीरंगा नेशनल पार्क की ओर, जो कि हाल फिलहाल में न्यूज़ में भी रहा। हाल ही में आसाम की जो सरकार है उन्होंने 30.53 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया और ऐड कर दिया है काजीरंगा नेशनल पार्क में, जिसका जो पहले एरिया था वो 884 स्क्वायर किलोमीटर का हुआ करता था। जो लोकेशन है इसकी वो आसाम में है। लीगल स्टेटस 1974 में नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया और 2007 में इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने इसे इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया भी डिक्लेयर किया है। बाकी फौना में तो 2/3 वन हॉर्न राइनो की स्पीसीज़ आपको यहाँ मिल जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको एलिफेंट्स, वाइल्ड वाटर बफेलो और स्वैम्प डियर भी यहाँ पर मिलेंगे। इस नेशनल पार्क में जो फोकस है वो बिग 4 के ऊपर है। वो है राइनो, एलिफेंट, रॉयल बंगाल टाइगर्स और एशियाटिक वाटर बफेलो। काजीरंगा नेशनल पार्क में आपको एलिफेंट ग्रास, मार्शलैंड और डेंस ट्रॉपिकल मॉइस्ट ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट मिल जाएंगे। नेशनल हाईवे 37 यहाँ से होकर गुजरता है, दैट्स ट्रू। जो अगला प्रश्न है वो विष्णुपाद टेम्पल के बारे में है। हाल ही में ये न्यूज़ में देखा गया। ये कहाँ पर लोकेटेड है ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस में है गुजरात, बिहार, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। एक प्रकार का फैक्चुअल क्वेश्चन है, आप जानते होंगे तो कर पाएंगे। यूपीएससी दोनों प्रकार के प्रश्न पूछती है, कुछ फैक्चुअल होते हैं और मेजॉरिटी में क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल होते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चंस की संख्या ये कंपैरेटिवली कम होती है। वैसे इस सवाल का जो सही जवाब है वो बी है, यानी कि बिहार। देखिए ये न्यूज़ में क्यों था। हाल ही में पटना हाई कोर्ट ने एक जो प्राइवेट मैनेजिंग बॉडी है जो कि इस टेम्पल को मैनेज करती है गया में, उसे फटकार लगाई और ये कहा कि वो इस टेम्पल को अच्छी तरीके से मैनेज करें, बिकॉज लैक्स ऑफ डिवोटीज़ हर साल इसे विजिट करने आते हैं। वैसे ये कब का बना हुआ है, ओरिजिन क्या है, ये तो जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसी मान्यता है कि इंदौर की जो रानी हुआ करती थी अहिल्याबाई होलकर, उन्होंने ये जो ऑक्टोगोनल श्राइन है ये उनसे संबंधित बताया जाता है। 1787 में डेट बैक किया जाता है। लोकेशन गया, बिहार। और जो फाल्गु रिवर है वो मतलब ये जो टेम्पल है वो उसी के बैंक पर आपको मिलेगा। यहाँ पर एक 40 सेंटीमीटर लॉन्ग फुटप्रिंट है जिसकी काफ़ी सिग्निफिकेंस है। उसमें 9 सिंबल्स भी देखने को मिलते हैं। जो अगला प्रश्न है वो स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के बारे में है। पहला स्टेटमेंट ये है कि ये दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन की एक सब स्कीम है। और दूसरा स्टेटमेंट ये है कि ये प्रमोट करता है दोनों ही प्रकार के लाइक इंडिविजुअल और ग्रुप एंटरप्राइजेस को। ये प्रयास करता है कि उन्हें प्रमोट किया जाए जो कि मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विस सेक्टर्स में वर्क कर रहे हैं। सही जवाब बताइए। अगर आपने करेक्ट आंसर सोच लिया हो तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है दैट इज सी। गिवन दो के दोनों ही स्टेटमेंट आपके सामने करेक्ट हैं। SVEP ये एक इम्प्रेसिव, अभी हाल ही में उन्होंने एक इम्प्रेसिव प्रोग्रेस अवेल की है, दैट्स वाई दिस इनिशिएटिव वॉज इन न्यूज़। देखिए इस इनिशिएटिव ने कई सारे बिजनेसेस को सपोर्ट किया और इनका जो एक्सपेंशन है वो देखने को मिला 153 ब्लॉक्स में 23 स्टेट्स के अगस्त 2020 में। बाकी ये डे NRLM का एक सब पार्ट है, सब स्कीम है, दैट्स ट्रू। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की एक फ्लैगशिप स्कीम है या मिशन है। ऑब्जेक्टिव तो वही है कि रूरल हाउस होल्ड्स को इंक्लूडिंग वुमेन को इंसेंटिवाइज करना कि वो एंटरप्राइज वगैरह सेटअप कर सकें। जो अगला प्रश्न है वो पोषण अभियान के बारे में है। आपसे पूछा गया है कि इसकी नोडल एजेंसी कौन है। ऑप्शंस में है नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। सही जवाब बताइए। देखिए इसका जो सही जवाब है दैट इज सी, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट।
थर्ड राष्ट्रीय पोषण माह अभी सेलिब्रेट किया जा रहा है सितंबर में। पोषण अभियान के तहत ही इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। दैट स्टैंड्स फॉर पीएम्स ओवरआर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट। इसमें जन भागीदारी को इनकरेज किया जाता है जन आंदोलन के तौर पे, ताकि माल न्यूट्रिशन की जो समस्या यंग चिल्ड्रन में है, वुमेन में है, उसे हम एड्रेस कर सकें और हेल्थ न्यूट्रिशन सभी के लिए इंश्योर कर सकें। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट नोडल एजेंसी है इसके लिए। इस महीने में अवेयरनेस फैलाई जाती है न्यूट्रिशनल एक्टिविटीज़ को लेकर। जो अगला प्रश्न है वो सोनेरेटिया एल्बा के बारे में है। पहला स्टेटमेंट ये है कि ये एक बहुत ही बड़ा पेड़ होता है या ट्री होता है जिसकी हाइट अप टू 50 फीट बहुत आसानी से पहुंच जाती है। ये वाइट कलर के फ्लावर्स को बियर करता है और इसमें हरे रंग के फ्रूट्स होते हैं जो एप्पल की तरह दिखते हैं और इनका अचार बनाया जा सकता है। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि ये नेचुरली हमें ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में मिल जाएंगे, ईस्ट अफ्रीका से लेकर इंडियन सब कॉन्टिनेंट तक। अपना सही जवाब बताइए। सही जवाब अगर आपने अपना सोच लिया हो, देखिए कहीं भी जब आप क्वेश्चंस वगैरह देखें और वहाँ पर बहुत वाइड रेंज में कोई बात बताई गई हो तो उसके गलत होने की संभावना बहुत कम होती है। लाइक कहा जा रहा है ये ईस्ट अफ्रीका से लेकर इंडियन सब कॉन्टिनेंट तक पाए जाते हैं, तो बहुत कम संभावना है कि ये गलत होगा। तो ये सही है। पहले स्टेटमेंट को आप कंसीडर कर सकते हो। वैसे ग्रीन फ्रूट्स हैं, आम की तरह, एप्पल की तरह दिखते हैं और पिकल्स बनाए जा सकते हैं, तो लगता है कि बड़ा पेड़ हो सकता है, बट ये गलत है क्योंकि ये पेड़ बड़े नहीं होते, काफ़ी छोटे होते हैं और 50 फीट की हाइट तो बहुत हो जाती है। इनकी हाइट्स मुश्किल से 5 फीट की होती है। सो दैट्स वाई ये जो पहला स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। यहाँ पर ये एक एवरग्रीन मैंग्रोव ट्री है। इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा नहीं होती। महाराष्ट्र अभी इसे अपना स्टेट मैंग्रोव ट्री स्पीसीज डिक्लेयर करने जा रहा है। ये फैमिली लेथरेसिया से बिलोंग करता है। जो सोनेरेटिया एल्बा है ये 5 फीट तक ग्रो करता है। बाकी ये स्टेटमेंट तो क्वेश्चन में ही था। ये नेचुरली हमें कई सारे रीजन्स में मिल जाता है, लाइक इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ईस्ट अफ्रीका, सदर्न चाइना, रियूकू आइलैंड, इंडो चाइना, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया और वेस्टर्न पैसिफिक रीजन। इसके अतिरिक्त देखिए ये फ्लावर्स जो हैं वो नाइट में ब्लूम करते हैं, मतलब रात में खिलते हैं, और जो नाइट में नॉक्टर्नल एनिमल्स होते हैं, क्रिएचर्स होते हैं, वो इससे पॉलिनेट करते हैं फ्लावर्स को। तो जो फ्लाइंग क्रिएचर्स होंगे उनकी संभावना ज़्यादा होती है कि वो पॉलिनेट करें, तो बैट्स इसमें हेल्प करते हैं। ठीक है, चमगादड़। जो अगला प्रश्न है वो बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के बारे में है। हाल ही में न्यूज़ में देखा गया, कौन प्रिपेयर करता है ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस में है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस, इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन और कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। सही जवाब बताइए। अगर आपने अपना सही जवाब सोच लिया हो तो इसका करेक्ट आंसर ए है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज अभी हाल ही में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स ने 4th एडिशन ऑफ बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान को रिलीज़ किया, जिसमें स्टेट्स को रैंक किया गया कि वो बिजनेस के लिए कितना बढ़िया इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश को पहली रैंक दी गई जबकि उत्तर प्रदेश को सेकंड रैंक दी गई है। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेड DPIIT ने इसे, मतलब ये इस प्रोग्राम को या एक्शन प्लान को ओवरसी कर रहे हैं। डेवलप किया था इन्होंने इसे 2015 में। जो रैंकिंग है वो इस बेसिस पर दी जाती है बिजनेस इकोसिस्टम को बेहतर करने के लिए कैसे रिफॉर्म ऑप्ट किए जा रहे हैं। ये इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इंक्रीज करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। जो अगला प्रश्न है वो नेशनल बायोफार्मा मिशन के बारे में है। पहला स्टेटमेंट ये है कि इसे 2017 में लॉन्च किया गया था। टोटल कॉस्ट 1500 करोड़ रुपए थी, जिसमें 50% वर्ल्ड बैंक लोन से फंड किया जाने वाला था। और दूसरा स्टेटमेंट यह है कि इसे बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल इंप्लीमेंट करती है। सही जवाब बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी, गिवन। दो के दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट हैं। अभी हाल ही में वर्चुअली इनॉग्रेट किया गया है किसे? नेशनल इम्यूनोजेनिसिटी एंड बायोलॉजिक्स इवैल्यूएशन सेंटर को। इसे ज्वाइंटली स्टैब्लिश किया गया है भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी के द्वारा, जो कि एक कंस्टिट्यूएंट यूनिट है इंटरैक्टिव रिसर्च स्कूल फॉर हेल्थ अफेयर्स की, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसे जो लॉन्च किया गया, इस्टेब्लिश किया गया, ये नेशनल बायोफार्मा मिशन के तहत ही इसे इस्टेब्लिश किया गया। ये जो मिशन है ये 2017 में लॉन्च किया गया था, वो तो स्टेटमेंट में है ही। ये एक I3 इनिशिएटिव था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, दैट वाज इनोवेट इन इंडिया प्रोग्राम। उसी के तहत इस प्रकार के इनिशिएटिव लिए जा रहे थे। इसे इंप्लीमेंट किया गया बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च एकेडमिक काउंसिल के द्वारा, जो कि एक प्रकार का पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। जो अगला प्रश्न है वो ताज ट्रेपेजियम जोन के बारे में है। आपसे पूछा गया है कि 4 ऑप्शंस में जो आपको मॉन्यूमेंट्स दिए गए हैं इनमें से कौन सा ताज ट्रेपेजियम जोन में आपको मिल जाएगा।
सारनाथ स्तूपा, इलाहाबाद फोर्ट, फतेहपुर सीकरी या फिर बड़ा इमामबाड़ा। ठीक है, तो सही जवाब बताइए। देखिए जो सही जवाब है दैट इज़ सी, फतेहपुर सीकरी आपको इस जोन में मिलेगा। फतेहपुर सीकरी फर्स्ट प्लान सिटी थी मुगल्स की। यहाँ पर फर्स्ट हेरिटेज मुगल आर्किटेक्चर्स के हमें देखने को मिलते हैं, जहाँ पर पर्शियन, हिंदू और इस्लामिक आर्किटेक्चर मिलता है। ये वर्चुअली अकबर की राजधानी थी 1571 से लेकर 85 के बीच में। हालांकि पानी की कमी के चलते इसे शिफ्ट कर दिया गया। TTZ ये जो एरिया है ये ताजमहल के आसपास 10,400 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, ताकि पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकें, ताजमहल को बचा सकें। ये ताजमहल के आसपास ट्रेपेजियम शेप में मिलता है, दैट्स वाई इसे ताज ट्रेपेजियम जोन कहा जाता है। ट्रेपेजियम जो होता है वो एक ऐसी आकृति होती है, मैथमेटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसकी जो दो लाइंस होती हैं वो पैरेलल होती हैं, जैसे ये और ये। इसका शेप कुछ इस तरीके से है, कुछ हिस्सा इसमें राजस्थान का आता है और कुछ उत्तर प्रदेश का। यहाँ पर देखिए आगरा फोर्ट, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। और यहाँ पर देखिए कोई भी ऑप्शन इसमें आपको नहीं मिलेगा, लाइक आगरा फोर्ट नहीं है बल्कि इलाहाबाद फोर्ट है, तो ये इसका पार्ट नहीं है। बाकी फतेहपुर सीकरी है, सारनाथ स्तूपा तो काफ़ी दूर चला जाएगा। ठीक है, तो अब ये तो क्वेश्चन हमने देख लिया। जो अगला प्रश्न है वो स्टेट एनर्जी इफिशिएंसी इंडेक्स के बारे में है। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इसे रिलीज करता है, दैट हैज़ बीन आस्क्ड। ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी, नीति आयोग, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी या मिनिस्ट्री ऑफ पावर। सही जवाब बताइए। स्टेट एनर्जी इफिशिएंसी इंडेक्स, देखिए इसे रिलीज किया जाता है ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी के द्वारा, तो ए आपका सही जवाब होगा। उद्देश्य तो यही है, देखिए इसमें उन्हें साथ मिलता है एनर्जी इफिशिएंसी, देखिए एसोसिएशन विद अलायंस फॉर एनर्जी इफिशिएंट इकोनॉमी, ये जो अलायंस है ये इसमें उनकी हेल्प करता है। उद्देश्य ये है कि स्टेट्स के एफर्ट्स और अचीवमेंट्स को पोर्ट्रे किया जाए, प्रिपेयर किया जाए कि वो कितना बढ़िया काम कर रहे हैं एनर्जी इफिशिएंसी के लिए। जो अगला प्रश्न है हमारा वो एयर क्वालिटी रिपोर्ट के बारे में है। कौन एक्शन ऑन एयर क्वालिटी रिपोर्ट, ठीक है, कौन इसे पब्लिश करता है पूछा गया है। ऑप्शंस में है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूएन हैबिटेट, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। सही जवाब बताइए। देखिए इसका भी जो करेक्ट आंसर है वो ए ही है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP इसे पब्लिश करता है, तो ये तो करेक्ट आंसर हो गया। इसके बारे में कोर्सेज देखिए अवेलेबल हैं। ये जो हमारा सेकंड बैच अभी लॉन्च किया गया है कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन टू UPSC का, आप उसे अवेल कर सकते हैं। विद इन 8 मंथ आपकी पूरी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी UPSC 2021 के लिए। तो आप इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं video.onlyis.in पे जाके, या फिर आप OnlyIS का एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल एंड में मैं आपके लिए यहाँ पर कन्वे कर रहा हूँ कि ये जो देखिए अभी चूंकि एग्जाम्स काफ़ी क्लोज आ गए हैं, तो अब इसके आगे के क्वेश्चंस तो UPSC पूछने वाली है नहीं। आज 10 अगस्त हो चुका है, तो इसके बाद का जो करंट अफेयर्स है वो आप इस एग्ज़ाम के लिए इग्नोर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो हमें क्वालिटी क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के डिलीवर करते हैं हमारे टीम मेंबर, वो भी अब क्वेश्चंस हमें 4 तारीख के बाद ही डिलीवर करेंगे। तो 4 तारीख के बाद यानी कि प्रीलिम्स के बाद हम फिर से अपनी सीरीज़ को प्लान करेंगे। तो चलिए इस सेशन में यहीं पर रुकते हैं। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।